हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका लर्न केमिस्ट्री में। और हम करने जा रहे हैं आज वन शॉट रिवीजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ये आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हुए बेटा? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उस एलिमेंट का वो डी सब शेल में एंटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अच्छा, इनका एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट इनको क्यों कहा जाता है? देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें जो डी ऑर्बिटल होता है ना वो इनकम्प्लीट होता है, फुल्ली फिल्ड नहीं होता, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो वो एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन शो करे या आयनिक स्टेट में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन शो करे। तो ग्राउंड स्टेट या फिर आयनिक स्टेट में जिन एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होता है, इस तरह के एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। पर यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, जिंक, कैडमियम, Hg, ये जो तीनों एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट। ये तीनों डी ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो डी सबशेल होता है बेटा फुल्ली फिल्ड होता है, डी ऑर्बिटल में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जरूरी है कि आपका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो। याद रखेंगे, जिंक, कैडमियम, Hg आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, जबकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। अच्छा, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं आपके वो फोर्थ ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट पीरियड में तो दो ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। फिर आपका सेकेंड पीरियड आया जिसमें आपका लिथियम वाला जो एलिमेंट्स है वो है। फिर आपका थर्ड पीरियड आया जिसमें सोडियम प्रेजेंट है, कैल्शियम, सोडियम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। फिर आपका फोर्थ पीरियड आया। फोर्थ पीरियड में सोडियम के नीचे कौन है? पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20 और उसके बाद 21 स्कैंडियम। 21 स्कैंडियम से स्टार्ट हो गई है आपकी पहली डी ऑर्बिटल की सीरीज। देखिए, डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं उनको हमने 4 सीरीज में डिवाइड किया हुआ है, 3d, 4d, 5d, 6d। 6d हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में गिवन थी तो मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दी है। लेकिन 3d, 4d और 5d बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सीरीज आपको याद रखनी है। याद कैसे करेंगे मैम? इतने सारे एलिमेंट है, देखते हैं कैसे याद करना है इनको। देखो, पहली बात की हर एक सीरीज के अंदर 10-10 एलिमेंट होंगे, राइट। और आपकी जो पहली सीरीज है, जो 3d सीरीज है, वो स्टार्ट कहां से होगी? पहले आप स्टार्टिंग एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर लो, लास्ट एलिमेंट का याद कर लो, है ना, फिर बीच के धीरे धीरे याद हो जाएंगे। देखिए, जो 3d सीरीज है वो 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक होती है, ऐसे याद करिए। 21 स्कैंडियम टू 30 जिंक हमारी 3d सीरीज है। 4d सीरीज हमारी 39 इट्रियम से 48 कैडमियम तक। 5d सीरीज में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या? ये स्टार्ट है 57 लेंथेनम से, फिर एक ब्रेक आया यहाँ पर। 57 लेंथेनम से 72 हाफनियम, 57 लेंथेनम से 72 हाफनियम। बीच के यहाँ के जो 14 एलिमेंट्स है वो गायब हैं क्योंकि उन एलिमेंट्स को हम लेंथेनाइट्स कहते हैं, लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं उन एलिमेंट्स को। और उनको हमने एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें नीचे रखा हुआ है। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ दो हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो वो जो लेंथेनाइट सीरीज है ना, वो जो 14 एलिमेंट है लेंथेनाइट एलिमेंट्स, वो यहां से निकले, राइट। एफ ब्लॉक एलिमेंट वो होता है। तो 57 लेंथेनम, 72 हाफनियम से 80 Hg, ये हमारी होती है 5d सीरीज। और 60 सीरीज होती है 89 एक्टिनियम, 104 रदरफोर्डियम। यहाँ भी 14 एलिमेंट गायब है, एक्टिनाइट्स कहलाते हैं वो। देखो, एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट एक्टिनाइट्स, लेंथेनम के बाद के एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स। तो 89 एक्टिनियम, 104 रदरफोर्डियम से 112 Cn तक होती है हमारी 6d सीरीज। तो ये तो हमने पहले याद कर ली कि 4 सीरीज है, हर सीरीज में 10-10 एलिमेंट है और हर सीरीज के पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और लास्ट का एटॉमिक नंबर हमने याद कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है पीरियड में अगर ये 21 है और ये 30 है तो बीच वाला ये क्या होगा? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अगर आपको पहले और लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है फिर तो आप सबके लिख लेंगे ना, सबके याद हो जाएंगे। चलिए, एटॉमिक नंबर तो याद हो गए लेकिन हम इनके नाम भी याद करने हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन भी याद करने हैं। कैसे करेंगे?
देखिए अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, देखो पहले इनको याद करने का ना आप एक तरीका है, छोटी सी ट्रिक है, आप उसकी हेल्प से भी याद कर सकते हैं। पहले हम उस ट्रिक की बात करते हैं। अगर आपको एलिमेंट याद करने हैं तो आप अगर पहली सीरीज याद कर रहे हैं, पहली सीरीज में स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, दीज आर 10 एलिमेंट्स। इनको आप कैसे याद कर सकते हैं, लिखेंगे कैसे? सुन तेरी वंदना करे मन, फिर क्यों नहीं कुछ जाने। ठीक है, सुन तेरी वंदना करे मन, फिर क्यों नहीं कुछ जाने तू। जाने में मतलब जिंक। 4D सीरीज में एट्रीब्यूट से स्टार्ट हो रहा है, वाई से यारी, है ना, यारी दोस्ती है जो आपकी अपने दोस्तों के साथ। यारी जरा निभाओ मौत तक, ठीक है, मौत तक। रुकावटें राह में पड़े, पड़े पीडी के लिए, पैलेडियम के लिए पड़े अगर कोई भी, राइट। थर्ड सीरीज 5D सीरीज जो आपकी है, लेंथनम से स्टार्ट। तो ला हफ्ता, हफ्ता में HF को हफ्ता, राइट। ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ओसामा इधर पीटेगा और मरकरी जाएगा, HG मरकरी, मरकरी हम उस प्लेनेट की बात कर रहे हैं, मरकरी जाएगा। लास्ट सीरीज AC में बैठा रदरफोर्ड, AC में बैठा रदरफोर्ड डूब गया सागर में। सी बर्गनियम है ये, SG सागर, इसको हम सागर कह रहे हैं। AC में बैठा रदरफोर्डियम डूब गया सागर में। बहुत हंस मत 10 राग सुन, बहुत हंस मत 10 राग सुन। इस तरह से आप ये चारों सीरीज याद कर सकते हो। चलिए सीरीज याद हो गई, पहले और लास्ट एलिमेंट याद हो गए, उनके एटॉमिक नंबर याद हो गए। अब क्या करना है, जब आप इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन देखो, पहले वाला जो एलिमेंट है 21 है, तो इससे पहले जो आपका नोबल गैस का एलिमेंट कौन सा आता है, आर्गन आता है ना। आर्गन में 18 एलिमेंट होते हैं, तो 18 आर्गन। जब आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 21 स्कैंडियम है, तो आप कैसे लिख सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन, 18 आर्गन, 18 तो यहाँ तक पूरा हो गया। और ये d ऑर्बिटल का एलिमेंट है, 3D सीरीज का पहला एलिमेंट है, 3d14s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 21 स्कैंडियम। क्लियर? एक और चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पे आपको, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जो लास्ट डिजिट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यही इनके d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी है, यही इनके d ऑर्बिटल के बेटा इलेक्ट्रॉन भी है। समझ रहे हो? जैसे स्कैंडियम में d1, टिटेनियम में d2, वेनेडियम में d3, क्रोमियम में d4 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है। मैंगनीज में d5, आयरन में d6, कोबाल्ट में d7, निकेल में d8, कॉपर में d9 होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है, और जिंक में d10। क्लियर? इस तरह से आप पहली सीरीज तो आपको आई होप पक्की हो गई होगी, एलिमेंट भी याद हो गए, कॉन्फ़िगरेशन भी समझ में आ गया, और d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये भी समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम सेकंड, अगर जो सीरीज है उसके एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, जो सेकंड सीरीज है उसके एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या है, 39 एट्रिब्यूट से है। 39 एट्रिब्यूट, तो इससे पहले जो हमारा नोबल गैस का एलिमेंट आता है वो आता है क्रिप्टन, राइट। तो क्रिप्टन के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। लेंथेनम का जब लिखोगे तो जेनॉन आएगा, और एक्टिनियम का जब लिखोगे, एक्टिनियम वाली सीरीज का, तो रेडॉन आएगा। जो ये 60 सीरीज है इसमें लास्ट में सब में रेडॉन आएगा। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका हो गया। अब हम जब लिख रहे होते हैं तो ठीक है, हम तो ऐसे 21, 22, 23 लिखते जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा क्रोमियम में एक्सेप्शन है, कॉपर में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है उसकी बात करते हैं। देखिए मैंने ना जब ये सीरीज लिखी तो ब्लू कलर से ना सर्कल लगाए हुए कुछ एलिमेंट पे, आप देख रहे हो ब्लू कलर के कुछ सर्कल लगे हुए। ये सर्कल मैंने ये डिनोट करने के लिए लगाए हैं कि ये वाले जो एलिमेंट है ना, जो इनका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था उससे कुछ हटके शो करते हैं, एक्सेप्शंस है यहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज है। क्या है देखते हैं। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि ये 24 होता है तो मैंने कहा था d4 होना चाहिए, 4s2 ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ठीक है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं उस हिसाब से, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन बेटा होता है d5 4s1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ से s2 में से s d में शिफ्ट हो गया,
और D5 होने के बाद d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो गया। कोई भी ऑर्बिटल अगर हाफ फिल्ड होता है और फुली फिल्ड होता है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D5 4s1 हो जाएगा। ये क्रोमियम की कहानी है। इसीलिए देखो मैंने कॉपर को भी गोला किया हुआ है। 29 होता है इसका, तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन शुड बी D9 4s2। हम आपने ऐसे ही तो बताया था कि लास्ट डिजिट को D में डालते जाओ, 4s2 लगाते जाओ, आगे आप उसके क्या लगाते जाओ, आर्गन लगाते जाओ, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पहली सीरीज का। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, कैसे? क्योंकि दिख रहा है ना D9 4s2, अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो ये D10 हो जाएगा, और D10 होते ही इसको क्या मिल जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है D10 4s1, जिनका तो D10 4s2 होगा ही। ठीक है, तो ये हमने बात की क्रोमियम की और कॉपर की। इसके अलावा कॉपर के नीचे के जितने भी एलिमेंट होंगे भाई, वो सारे के सारे इसी तरह तो बिहेव करेंगे। अगर मैं Ag की बात करूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D9 5s1 होना, 5s2 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, D10 5s1 हो जाएगा। इसके नीचे ही गोल्ड है, गोल्ड का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D9, कौन सा D, 5d9, 5d सीरीज है, 5d9 6s2, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D10 6s1। इसी तरह अगर मैं Rg की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, D10 7s1। तो ये चारों जो एलिमेंट हैं, जो कॉपर के नीचे के जितने भी इसके भाई हैं, जो इसकी फैमिली के मेंबर हैं, वो सारे एक जैसे कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे। तो इन सबको तो आप याद कर ही लोगे, ये आपको समझ आ गया कि भाई कॉपर के नीचे Ag है, Au है, Rg है, ये सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे शो करता है। Au से पहले प्लेटिनम भी रखा हुआ है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है। क्या ये शो करता है, D8 6s2 शो करना चाहिए, लेकिन ये शो करता है D9 6s1, D9 6s1 शो करता है। तो याद ही कैसे करेंगे भाई, हाइड्रोजन के बाद जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, हाइड्रोजन के नीचे क्या होता है, कॉपर, Hg, Ag, Au, यही होता है ना। तो देखो कॉपर, Ag, Au, प्लेटिनम, इनके क्या बनते हैं, इनके सब ये सारे कैसे मेटल हैं भाई, कॉपर भी यूज हो रहा होता है जो ऑर्नामेंट बनते हैं, प्लेटिनम की भी आजकल बड़े सारे ऑर्नामेंट आते हैं, सिल्वर चांदी के तो पहनते ही हम लोग, गोल्ड हम पहनते हैं। तो जो कॉपर है, Ag है, Au है, प्लेटिनम है, ठीक है, इनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं। ये सब के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग है, और Au के नीचे Rg है, कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो ये तो सारी फैमिली मेंबर एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन, इनके साथ ही प्लेटिनम भी इसी की बिरादरी का है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम। अब और भी एक्सेप्शन है, वो क्या है, जो हमारी 4d सीरीज है उसमें इट्रियम पहला एलिमेंट है, जर्कोनियम और कैडमियम तो लास्ट है, इसके तो फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ पे तो कोई एक्सेप्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट भी डिफरेंट टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, इनके भी कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ है। तो कितने क्या हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था D3 5s2, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में शिफ्ट हो रहा है, इसका होना चाहिए था D4 5s2, D5 5s1 शो कर रहा है, D5 5s2 होना चाहिए था, D6 5s1 शो कर रहा है, इसका D6 होना चाहिए था, D7 शो कर रहा है। एक एक इलेक्ट्रॉन देखो बेटा इधर उधर शिफ्ट होता जा रहा है, राइट। तो आप इस तरह से याद रखेंगे हमारे टोटल कितने एलिमेंट हैं इन चारों सीरीज में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होता है। तो जो कुछ अलग करते हैं, जिनका कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होता है, उन्हीं पर ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, राइट। अगर आपको सीरीज याद आ गई है, याद हो गई है, तो बहुत आसान है। एक बार आपने सीरीज लिख ली तो पता है कॉपर के सारे फैमिली मेंबर को कर दो, गोले बना दो, इनका अलग है भाई। गोल्ड के साथ प्लेटिनम को ले लो, प्लेटिनम की तो पॉलिश होती है ऑर्नामेंट्स पे, तो प्लेटिनम भी उसमें चला जाएगा। और सेकंड सीरीज में 3 एलिमेंट को छोड़कर, पहले दूसरे को, लास्ट एलिमेंट को छोड़कर सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहे हैं। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात की। कॉन्फ़िगरेशन पे इतनी लंबी चौड़ी बात क्यों हुई, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही जो होता है वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये मेटल है, बार बार कह रहे हैं इनको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, दीज आर मेटल, मेटल है तो ये हार्ड है, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है इनकी, और इनमें मेटलिक क्लस्टर भी होती है। मेटलिक क्लस्टर किस वजह से होती है, हमने पढ़ा है, मेटलिक क्लस्टर होती है कि जो मेटल्स होते हैं
इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस पर मूव करते रहते हैं, तो इनमें क्या होती है, चमक होती है, मेटालिक क्लस्टर होती है। लेकिन जो जिंक है, कैडमियम है, Hg है, बेटा फुल्ली फिल्ड है ही नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, घूमेंगे क्या वो, है ना, सब स्टेबल है वहां पे, तो यहाँ पर मेटालिक क्लस्टर नहीं होती। इनकी हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, किनकी, ट्रांजिशन एलिमेंट की। अच्छा मैंने ये तो बताई दिया आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं, इनमें जो स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक जो होता है वो बॉन्ड होता है, इसी वजह से ये हार्ड होते हैं, और इसी वजह से ये लो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब समझते हो कि भाई जिनकी भाप बन जाए, जिनकी वेपर्स बन जाए, उनको वोलेटाइल कहते हैं, जो उड़ जाए। जैसे आपने रखा पेट्रोल को, थोड़ी देर में उड़ जाता है ना, वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल नेचर होती है। तो क्यों नहीं है ये कम वोलेटाइल क्यों है, क्योंकि हमने कहा कि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, आपस की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, तो लो वोलेटिलिटी है। एक्सेप्शन कौन आ जाएगा, एक्सेप्शन फिर से आ जाएगा आपका जिंक कैडमियम Hg, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी होगी नहीं, और यहाँ पर जो वोलेटिलिटी होगी वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, फिर सेम कहानी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सेम बात है यहाँ पे देखिए, NH2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ ही जो आपके N-1 जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, N-1 जो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर वाले जो इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों s के इलेक्ट्रॉन और d के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करते हैं, इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से जो एक मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है वो बहुत हाई होती है। मैम ये क्या होती है, देखो अब जो मेटल है, जो एलिमेंट है, उनके केस में एलिमेंट के बीच में मेटालिक बॉन्ड होता है ना, एक एटम तो नहीं होता ना, देयर आर सो मेनी एटम्स, तो आपस में मेटालिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है, इसको जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेंगे उसके लिए जिस एनर्जी की जरूरत होती है ना, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब जहां पर ये बॉन्डिंग आपस में स्ट्रॉन्ग होगी, वहां पर इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा। और ये हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड किस चीज पर करेगी बेटा, ये डिपेंड करेगी प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, उतनी ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब जिंक तो फिर यहाँ पीछे रह गया, क्योंकि जिंक में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होती है, लो होती है। एटॉमिक साइज एंड रेडियाई, जितना इंपॉर्टेंट इनका कॉन्फ़िगरेशन है, जितना इंपॉर्टेंट इन सीरीज में एलिमेंट्स को याद करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है इसकी एटॉमिक रेडियाई को समझना। देखिए एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई आप समझते तो है ना। एटॉमिक साइज क्या होता है भाई, किसी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, है ना। या फिर आयन होगा अगर, तो उसकी आयनिक रेडियाई होगी। तो जब हम अब तक जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है कि जो आयनिक रेडियाई, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पर 21 था और जिंक का 30 है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में एंटर कर रहे हैं, सेम शेल में एंटर कर रहे हैं, और उधर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। तो जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन क्योंकि सेम शेल में बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये शेल का साइज तो नहीं बढ़ रहा, नंबर ऑफ शेल तो नहीं बढ़ रहे वहां पे, लेकिन प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, जो ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो वो थोड़ा सा खिंच जाता है और साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है, मैंने कहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। ना कि शील्डिंग क्या होती है, पढ़ा तो ये भी था, चलो शील्डिंग की बात कर लेते हैं। शील्डिंग क्या होती है, देखिए ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ये शेल बॉन्ड, और ये मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, ये दो तरह की फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा होता है साइमल्टेनियसली। इस पर दो तरह की फोर्स लग रही होती है एक साथ। कौन कौन सी, एक तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा होता है,
एक न्यूक्लियस का प्यार जो उसको खींच रहा होता है अपनी तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो ये अपनी तरफ खींच रहा होता है न्यूक्लियस। दूसरा, इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही होती है, वो फोर्स लग रही होती है रिपल्सिव फोर्स। ये कहां से आई मैम? ये रिपल्सिव फोर्स यहां से आई कि जो यहाँ पर अंदर वाले शेल में भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले शेल के सेम चार्ज होने की वजह से रिपेल कर रहे हैं इसको, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो न्यूक्लियस का जो प्यार है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, इस इलेक्ट्रॉन के पास जब ये अट्रैक्शन जा रहा है तो रास्ते में ये दीवार का काम कर रहे होते हैं। इनर शेल इलेक्ट्रॉन ये रास्ते में है तो ये दीवार का काम कर रहे हैं, ये उतना प्यार जाने नहीं देंगे वहां तक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक उतना अट्रैक्शन जाने नहीं देंगे। तो क्या काम कर रहे हैं? शील्डिंग का काम कर रहे हैं। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कैसा काम करते हैं? शील्डिंग का काम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अगर एस में होता है, एस ऑर्बिटल में, तो वो सबसे ज्यादा शील्डिंग करता है, उससे कम शील्डिंग पी में करता है, और डी में पुअर शील्डिंग होती है, और एफ में तो वेरी पुअर शील्डिंग होती है। तो जैसे जैसे ऑर्बिटल का डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से, शील्डिंग की जो वैल्यू है, जो शील्डिंग का जो इफेक्ट है, वो कम होता जाता है, राइट। ये तो शील्डिंग इफेक्ट की बात की हमने, अब हम यहां पर समझते हैं। मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट नेट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, वो तो मैंने आपको पहले समझा दिया था, और मैंने आपको एक बात और बताई कि यहाँ पर दोनों फोर्स काम कर रही है, साइमल्टेनियसली दोनों फोर्स काम कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक फोर्स कम हो जाएगी तो दूसरी फोर्स डोमिनेट करेगी। ये बात समझ में आ रही है भाई? जब इलेक्ट्रॉन सेम शेल में एंटर कर रहे हैं तो हमने कहा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्स तो बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहे हैं? डी में एंटर कर रहे हैं, और मैंने कहा डी की शील्डिंग पुअर है। तो जो शील्डिंग पुअर हो गई डी की, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, तो जब ये दोनों फोर्स काम कर रही थी तो कौन सी फोर्स ज्यादा हो गई? न्यूक्लियर इफेक्ट अट्रैक्शन वाली फोर्स ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 3D सीरीज के ट्रेंड को देखूं तो यहां पर मुझे क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? स्कैंडियम का साइज सबसे ज्यादा, एंड देन फिर क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है साइज डिक्रीज? क्योंकि जो जेड इफेक्ट है, जो न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है, वो डोमिनेट कर रहा है स्क्रीनिंग के ऊपर। ये तो हमने अब तक अभी तक बात की थी, बिल्कुल सही चल रही है यहाँ तक कहानी। उसके बाद लेकिन फीकोनी में आयरन कोबाल्ट निकल के अंदर क्या हुआ? साइज लगभग सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन है और स्क्रीनिंग की वजह से जो रिपल्शन है, वो दोनों क्या हो गए? इक्वल एंड अपोजिट हो गए, राइट। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। इस वजह से फीकोनी में साइज लगभग सिमिलर हो गया। उसके बाद कॉपर और जिंक के अंदर साइज फिर से बढ़ना शुरू हो गया। घटना चाहिए था लेकिन बढ़ना शुरू हो गया। रीजन क्या है कि अब क्या हो रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स को रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, यानी कि स्क्रीनिंग क्या है? वो डोमिनेट कर रहा है किसको? जेड इफेक्ट को। तो अगर ग्राफ आप देखें ना, ग्राफ में छोटा सा बना रही हूं, देखिए पहले साइज डिक्रीज होगा, फिर यहाँ कांस्टेंट हो गया फीकोनी में, और फिर बढ़ गया कॉपर और जिंक में, ठीक है। कॉपर जिंक यहाँ पर है आपके, और ये हो गया आपका फीकोनी। फीकोनी में क्या हो गया? स्टेबल हो गया, राइट। ये चीज क्लियर है? यहाँ पे समझ आ रही है ये बात? तो जब ये चीज यहाँ पर ये स्टेबल हो गया, इसीलिए मैंने ग्राफ आपका क्या बनाया है? ऐसे बनाया। तो ये ग्राफ होता है एटॉमिक रेडियाई का, 3D सीरीज की ग्राफ की हमने बात की है यहाँ पे। ओके, अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ये तो हमने लेफ्ट टू राइट गए, उसकी बात करी। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है? देखिए, जब ऊपर से नीचे जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब 3D से ज्यादा साइज जो रेडियस होगा वो 4D का होगा, और 4D से ज्यादा 5D का होगा, 5D से ज्यादा 6D का होगा। यह होना चाहिए। लेकिन ट्रेंड क्या है हमारे पास? ट्रेंड आ रहा है हमारा कि भाई ठीक है 3D से ज्यादा 4D का है, करेक्ट है, लेकिन फिर 4D और 5D का सिमिलर हो गया। क्यों? इसका एक रीजन है। देखिए, जब हम स्कैंडियम से इट्रियम की तरफ जाते हैं, तो इट्रियम का साइज बढ़ता है, नीचे की तरफ साइज बढ़ता है, बिल्कुल ठीक है।
स्कैंडियम से इट्रिबियम का साइज ज्यादा, इट्रिबियम से लेंथेनम का साइज ज्यादा, लेंथेनम से एक्टिनियम का साइज ज्यादा। लेकिन जब मैं इस वाले ग्रुप में आती हूँ, फोर्थ ग्रुप में आती हूँ, यहाँ पर टिटेनियम से जर्कोनियम का साइज ज्यादा, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम का साइज लगभग सेम। उसका रीजन है कि लेंथेनम के बाद यहाँ पर जो ये 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स आ जाते हैं, और वहां पर लेंथेनाइड जो एलिमेंट होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ सबशेल में जाता है, एफ ऑर्बिटल में जाता है। और एफ की बेटा शील्डिंग तो बिल्कुल पुअर होती है, बहुत बेकार शील्डिंग होती है। तो वहां पर डोमिनेट कौन करेगा? न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा। तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा साइज। इसे कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस जगह पर क्या आ रहा है? इस जगह पर आ रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज नीचे की तरफ जाकर बढ़ना चाहिए था, क्योंकि शेल बढ़ रहे थे, उधर से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ा, इसीलिए साइज क्या हो गया? लगभग सिमिलर हो गया। तो जब हम 3D से 4D में गए साइज बढ़ा, लेकिन जब 4D से 5D में गए तो साइज क्या हो गया? सिमिलर ही रहा, बढ़ा नहीं। ये याद रखेंगे। रीजन क्या है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन स्कैंडियम, इट्रिबियम, लेंथेनम और एक्टिनियम में ये चीज लागू नहीं होती। उसका रीजन तो आपको समझ ही आ गया होगा कि भैया लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनम के बाद ही तो लगेगा भाई। लेंथेनम के बाद ही तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, तभी तो आए लेंथेनाइड्स एलिमेंट्स, तभी तो एफ में इलेक्ट्रॉन गए। तो लेंथेनम शुरू के जो एलिमेंट है, जो आपके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है, वहां तो वही लग रहा है जो हमने आज तक पढ़ा है कि नीचे की तरफ जाएंगे साइज बढ़ जाएगा। उसके बाद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? 3D से ज्यादा 4D का साइज, और 4D और 5D का जो साइज है वो लगभग सेम हो जाएगा। रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? पढ़ी है आपने? भाई देखो, किसी भी एलिमेंट से, किसी भी एटम से, किसी भी आयन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। तो अब जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो और आप कह रहे हो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर खींच के रख रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इन सीरीज लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। अब हम जरा सीरीज में देख लेते हैं। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऐसे बढ़नी चाहिए, सबसे ज्यादा स्कैंडियम की होनी चाहिए, है ना। उसके बाद टिटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है, वो चेंजेस मैं आपको बता देती हूँ। टिटेनियम, आयरन और कोबाल्ट, ये तीन एलिमेंट ना यहाँ सारी जो आपकी सीरीज है ना उसको गड़बड़ कर देते हैं। तो इनको जरा हम ध्यान से देखेंगे। जो टिटेनियम है ये क्रोमियम के बाद चला जाता है, आयरन जिंक से पहले आ जाता है, और कोबाल्ट कॉपर के बाद चला जाता है। बस ये तीन चेंजेस आपको याद रखने, ये तीन एलिमेंट आपको याद रखने। कौन कौन आकर सीरीज को गड़बड़ कर रहे हैं? टिटेनियम गड़बड़ कर रहा है, आयरन कर रहा है और कोबाल्ट कर रहा है। सीरीज पहले लिख लो, टिटेनियम, आयरन और कोबाल्ट आपको याद है, उसको गोला कर लो, है ना, सर्कल कर लो उनको। फिर याद करो टिटेनियम को 2 वाला जो है वो 4 के बाद आएगा, ठीक है। 6 वाला 10 से पहले आएगा, और 7 नंबर वाला कॉपर से पहले आएगा। तो सीरीज हमारी क्या बनेगी? स्कैंडियम की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन वेनेडियम, देन क्रोमियम, फिर टिटेनियम आएगा, राइट। उसके बाद मैंगनीज सच आएगा, निकिल आएगा, कॉपर आएगा, उसके बाद कौन आएगा? कोबाल्ट आएगा, उसके बाद आयरन आएगा, और उसके बाद जिंक आएगा। इस तरह से याद रख लेंगे इस सीरीज को। ये जो यहाँ पर जो चेंज हुए थे वो हमने इस तरह से नोट कर लिए। अब हम बात करते हैं, हमने सीरीज की बात कर ली, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स में क्या होता है। जब हम नीचे की तरफ ग्रुप में जाते हैं तब आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है। हमने पढ़ा है भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज होती है। क्यों? साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पर कम हो गया, आराम से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, कम एनर्जी देकर निकाल सकते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? 3D की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, देन 4D, देन 5D, ऐसे ही होना चाहिए। तो 3D की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, उसके बाद आएगी 4D की आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, और देन 5D की। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जो 5D है ना,
उसकी एंथैल्पी इन दोनों से ज्यादा हो जाती है। उसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह का जो एनोमलस बिहेवियर है, इसका रीजन क्या है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो साइज छोटा हो गया है, तो 5d की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा वो सबसे ज्यादा होगी देन 3d देन 4d। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डेंसिटी। डेंसिटी भी क्या होती है? डेंसिटी जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है, क्योंकि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मोलर मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे एनोमलस बिहेवियर जिंक शो करेगा। जिंक सबसे ज्यादा डेंस होना चाहिए था, लेकिन ये वेनेडियम के बाद आ जाता है। बाकी सीरीज एज सच रहेगी, बाकी सीरीज एज सच रहेगी। ऑलराइट, समझ आ गई ये सारी चीजें आपको? यहां तक हमने बात कर ली, डेंसिटी तक हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो आपके डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिहेवियर शो करते हैं, वो प्रॉपर्टी शो करते हैं। उससे आगे का हम आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हेलो, हाँ जी, अगली प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, ठीक है। तो जो ये आउटर मोस्ट जो शेल है, इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो इनर वाले शेल के जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अगर मैं फर्स्ट सीरीज की बात करूं, यानी कि 3D सीरीज की बात करूं, तो स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक में से जो स्कैंडियम है बेटा, ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जो टिटेनियम है +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर शो करते हैं, है ना, या कह सकते हैं कि जो आपकी मैक्सिमम जो अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो मैंने आपको ब्लू से यहाँ पे बॉक्स में डाल के रखी है। जैसे जो आयरन है वो +2 और +3 की फॉर्म में आपको मिलता है, फेरस और फेरिक के फॉर्म में। कॉपर आपको +1 और +2 की फॉर्म में मिलता है। जिंक भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसके डी इलेक्ट्रॉन तो फुल्ली फिल्ड है, डी ऑर्बिटल में तो 10 है, तो वो तो शिफ्ट करेंगे नहीं, केवल NS2 जो आउटर मोस्ट शेल में जो S में जो इलेक्ट्रॉन है, केवल वही ये डोनेट कर सकता है, तो +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक भी शो नहीं करेगा, स्कैंडियम भी नहीं शो करेगा, बाकी सब शो कर सकते हैं। और इस सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, वो +7 तक जाती है, जो कि मैंगनीज की होती है, क्योंकि मैंगनीज के डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है 3d5 4s2, तो 5 ये और 2 ये, टोटल 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, इसलिए +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक नेचर। ये मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। देखो, मैग्नेटिक नेचर का पता कैसे चलता है? कंपाउंड जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन ये जो दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये डिपेंड किस चीज़ पर करती हैं? ये करती हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड में, और अलाइन हो जाता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो अलाइन हो जाएंगे वो कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो वो रिपेल हो जाएंगे और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल यहाँ पर खाली होता है ना, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहे होते हैं, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से ये वाले जो कंपाउंड हैं, वो अधिकतर जो कंपाउंड होते हैं, इसको मैग्नेटिक नेचर शो करता है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लेते हैं √n × n+2 से, वेयर n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा है आपका, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आ रहा है, तो वो डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा, और अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की कोई वैल्यू आ रही है तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होगा। इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड मैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी आप जब नेक्स्ट चैप्टर करोगे ना बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, तो वहां पर आप कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, है ना।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो, तो हम उसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो जो डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट होते हैं, सॉरी जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप डी ब्लॉक एलिमेंट ही देखोगे, जो मेनली जो क्या बना रहे होंगे, कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे। उसका रीजन क्या है, क्यों बनाते हैं ये इजीली कॉम्प्लेक्स? एक तो इनका साइज छोटा होता है, दूसरा हाई आयनिक चार्ज होता है इनके ऊपर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता है। वहाँ आप पढ़ेंगे जैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ लिख के, K4FeCN6। तो ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसके अंदर जो आयरन है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो ये CN के जो 6 CN इसके साथ जुड़े हुए हैं आयरन के साथ, तो इसको हम कहते हैं लीगेंड, है ना। और ये लीगेंड जो होते हैं वो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब ये मेटल इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहाँ, इसके पास खाली जगह होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल है, तो वहां पर रख लेगा ये इन इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कलर्ड आयन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शो करते हैं डी डी ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि वही एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे जिनमें डी डी ट्रांजिशन होगा। जिंक डी डी ट्रांजिशन शो नहीं करता, कैडमियम नहीं शो करता, Hg नहीं शो करता, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको कि डी डी ट्रांजिशन होता क्या है एक्चुअली में। देखिए डी ऑर्बिटल, जब आप डी ऑर्बिटल में जैसे ये 5 आपके बॉक्स होते हैं, है ना, 5 ऑर्बिटल होते हैं, और ये हो गया आपका, इसको हम, तो ये जो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, ये डीजेनरेट नहीं रहते मतलब इन पांचों की एनर्जी सेम नहीं रहती, इनकी एनर्जी क्या है, डिवाइड हो जाती है। तो 3 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम हो जाती है, 2 की सेम हो जाती है, इन 2 की एनर्जी बढ़ जाती है, 3 की कम हो जाती है एक्सक्यूज मी, क्लियर है। तो ये जो 5 ऑर्बिटल हैं वो डीजेनरेट नहीं रहते, डीजेनरेट माने होता है एनर्जी सेम, नॉन डीजेनरेट स्टेट में आ जाएंगे। 2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, 3 की कम हो जाएगी। अब मान लो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको एनर्जी मिलती है, ये एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होकर ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। ये भी डी है, ये भी डी है, डी से डी में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, डी डी ट्रांजिशन, है ना। लेकिन जरूरी क्या है कि खाली तो हो डी ऑर्बिटल, अगर खाली नहीं होगा तो जाएगा कैसे बेटा, है ना। तो अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी डी डी ट्रांजिशन होगा, तो ये एनर्जी लेकर यहाँ चला जाएगा। अब जो हाई एनर्जी होती है ना जिस भी एलिमेंट की, किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो वो ज़्यादा देर तक उस स्टेट में नहीं रहता, अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना उसे बेटा रेडिएट कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा ना नीचे वाले शेल में, तो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर देगा, रेडिएट कर देगा, बाहर निकाल देगा। और ये एनर्जी विबग्योर वाले रीजन में जब पड़ती है तो वो हमें क्या दिखाई देती है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है। जिस कलर के रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है, राइट। तो इसी तरह से जो डी डी ट्रांजिशन होता है, भाई हुआ तो डी डी ट्रांजिशन ही है ना, रिस्पॉन्सिबल तो यही है कलर के लिए। तो जो कलर्ड आयंस बनते हैं वो डी डी ट्रांजिशन की वजह से बनते हैं। अगला है इसकी प्रॉपर्टी इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल वर्ड ना सॉलिड स्टेट में एक्चुअली चैप्टर था एक जो आपके सिलेबस से हट गया है, वहां पढ़ते थे हम। देखिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये सारे जो आपके मेटल के जो एटम हैं वो रखे हुए हैं यहाँ पे ऐसे। तो जब ये इस तरह से जो अरेंज होते हैं, इनके बीच में जो ये खाली जगह है बच्चे, ये जो खाली जगह, ये वाली जो जगह, ये वाली जो जगह, ये वाली जगह, इस जगह को ही कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस। और जो छोटा कोई एटम होते हैं ना नॉन मेटल, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं, ये इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आके रहने लगता है, लाई करने रहते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है तो ये यहाँ रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो ये कंपाउंड बनता है ना, इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए स्मॉल साइज ऑफ नॉन मेटल फिट इनटू वॉइड ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड फॉर्म अ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल
ये टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड के अंदर टंगस्टन है, मान लो ये टंगस्टन के सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, जो ये उसका क्रिस्टल है एक, ये सारे एटम्स रखे हुए हैं और इनके बीच का जो स्पेस है इसके अंदर आकर कार्बन रहने लग जाएगा, तो जो बनेगा कंपाउंड इसको हम क्या कहेंगे, टंगस्टन कार्बाइड कहेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत बार आया है क्वेश्चन ना, प्रॉपर्टी पूछता है आपसे, 4 प्रॉपर्टी दे देता है, पूछ लेता है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है, तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। एक तो ये नॉन स्टोशियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, दूसरा बहुत हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है देन प्योर मेटल, क्योंकि और ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई ना, और ज़्यादा पास पास आ गए ना, अब ये यहाँ ये वाला जो स्पेस था ये भी फिल हो गया, तो हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, हायर। केमिकली इनर्ट होते हैं और अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं। ये पांचों प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। नेक्स्ट है यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना वो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। आपने देखा क्लास 10th में हाइड्रोजिनेशन की रिएक्शन पढ़ी, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते हैं तो निकिल होता है एरो के ऊपर, है ना, एज अ कैटलिस्ट निकिल यूज कर लेते हो, प्लेटिनम यूज कर लेते हो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है H2SO4 बनाने की, प्लेटिनम यूज कर लेते हो, V2O5 यूज करते हो, और आपका आयरन यूज करते हो हैबर प्रोसेस में, है ना, मोलिब्डेनम यूज होता है। ये सारे जो हैं क्या है, यूज होते हैं एज अ कैटलिस्ट बहुत सारी रिएक्शंस में। तो क्यों होते हैं कि एज अ कैटलिस्ट काम क्यों करते हैं, इनमें से क्या स्पेशलिटी होती है, तो आपको वो इनकी नेचर देखनी है। एक्चुअली एक तो पहली बात ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, है ना, कोई +2 शो कर रहा है, +3 भी कर रहा है, +4 भी कर रहा है, +5 भी कर रहा है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करते हैं तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं, जैसे जिसके साथ इसको रिएक्ट करना, रिएक्टेंट के साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देते हैं और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। दूसरा, ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं सरफेस पे। जैसे जो गैसेस होती हैं जब वो रिएक्ट करती हैं, अभी हमने जब हाइड्रोजिनेशन की बात करी तो हाइड्रोजन क्या करती है, पहले प्लेटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है, एक क्या करती है फिजिकल बॉन्ड बना लेती है, रिवर्सिबल बॉन्ड बना लेती है ना, प्रोवाइड हो गया, सरफेस एरिया मिल गया हाइड्रोजन को चिपकने के लिए। इधर से आपकी कोई एल्कीन या एल्काइन आ गई, वो भी आगे सरफेस पे चिपक गई, और फिर क्या किया, एल्काइन या एल्कीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा के बॉन्ड बना दिया और निकिल के सरफेस को छोड़ दिया। तो ये क्या करते हैं, सरफेस भी प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट को। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय भी हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अलॉय क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बहुत सारे अलॉय आपने पढ़े हैं, जैसे कि ब्रास है, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है, ब्रॉन्ज है, कॉपर और टिन का अलॉय होता है, अमेलगम होते हैं। गोल्ड में भी जैसे 22 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, दीज आर ऑल्सो अलॉय। तो ये सब क्या है, अलॉय हैं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इस चैप्टर से। 2 कंपाउंड हमको पढ़ने, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट, देखो फॉर्मूला लिख दिया है मैंने यहाँ पर, K2Cr2O7, ये डाइक्रोमेट है, क्रोमेट 2 बार आ रहा है ना, Cr2 है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसको बनाते किससे हैं, ये आपको मिलता है एक ओर से, जिस ओर को हम कहते हैं क्रोमाइट ओर। FeCr2O4 एक ओर है, क्रोमाइट ओर है, इससे बनाया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट को। 3 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले जो आपका ये क्रोमाइट होता है, इसकी Na2CO3 के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सोडियम क्रोमेट में, ठीक है। येलो कलर के सॉल्यूशन होता है सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट का एसिडिफिकेशन किया जाता है तो आपको सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। अब ये सोडियम डाइक्रोमेट में KCl डालेंगे, क्योंकि हमें तो पोटेशियम चाहिए ना, सोडियम नहीं चाहिए, तो हम पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर देगा और बना देगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है। जो आपका क्रोमेट होता है ना, चाहे सोडियम क्रोमेट हो चाहे पोटेशियम क्रोमेट हो, वो येलो कलर का होता है। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है ये इंटरचेंज होते रहते हैं बेटे, दोनों आयन। ये डिपेंड करता है pH पर। अगर क्रोमेट में एसिड डाल दिया जाए तो वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और डाइक्रोमेट को बेसिक मीडियम मिल जाए तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑरेंज कलर येलो में, येलो कलर ऑरेंज में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि क्रोमेट डाइक्रोमेट और डाइक्रोमेट
क्रोमेट में कन्वर्ट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। फिर अगर मैं Cr2O7-2 और CrO4-2 दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालू ना तो +6 होता है, और क्रोमियम आपका होता है, क्रोमियम होता है आपका 24 और यहाँ पर D5, क्योंकि एक्सेप्शन है ये, D5-4s1। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, 3D5-4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका आउटर मोस्ट शेल का। तो बेटा 3D5-4s1 में जब ये +6 शो करेगा तो ये सारा का सारा निकल गया ना, सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। आपसे पूछ सकता है कि क्रोमेट आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या डाइक्रोमेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, सारे ही निकल गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कलर है। हमने 5 मिनट पहले बात की थी कि कलर्ड आयन बनाता है क्योंकि ड्यू टू डी ट्रांजिशन, और डी ट्रांजिशन कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑर्बिटल खाली होगा, तभी तो ट्रांजिशन होगा। लेकिन ये तो कलर शो कर रहा है और इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसके पास, क्योंकि यहाँ पर जो कलर है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ K2Cr2O7। इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद रखेंगे। अगर मैं यूजेस की बात करूं K2Cr2O7 की, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, यानी कि टाइट्रेशन में, और ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी यूज होता है। इसके बाद हम करेंगे क्रोमेट और डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर। इन आयन की स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ ली जाती है, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन की। क्रोमेट आयन की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, बट जो डाइक्रोमेट आयन होते हैं इसमें 2 टेट्राहेड्रल जो यूनिट्स होती हैं वो शेयर किए रहती हैं एक ऑक्सीजन को, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा 126 डिग्री होता है। दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन्स। अब जो हमने भी पहले भी बात की थी कि जो ये डाइक्रोमेट होता है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है एसिडिक मीडियम में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारे जो कंपाउंड्स है उनको ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह जब ये काम करेगा तो जो मेन रिएक्शन आपने लिखनी है, यूज करनी है, वो ये एसिडिक मीडियम में करता है ये। तो ये देखो H पॉजिटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो ये इसकी मेन रिएक्शन हो गई। Cr2O7-2 Cr+3 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 था, +3 में कन्वर्ट हो गया, अपना रिडक्शन करा लिया। ऑक्सीडेशन किसका करता है, आयरन +2 अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उसको आयरन +3 में कन्वर्ट कर देगा, I नेगेटिव को I2 में, H2S यानी कि सल्फाइड आयन को सल्फर में, और Tin+2 को Tin+4 में कन्वर्ट कर देगा। अगर इस रिएक्शन का आयन फैक्टर आपसे पूछा जाए तो वो 6 होगा। आयन फैक्टर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे +6 से +3 हुआ। आप कहोगे मैम 3 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पे चेंज, लेकिन बेटा दो हैं एटम ना, 2 एटम है Cr के, इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अगला कंपाउंड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। टाइट्रेशन में यूज करते हो आप इसको, पर्पल कलर का होता है, एज अ सेल्फ इंडिकेटर ये काम करता है टाइट्रेशन में। इसको हम बनाते हैं एक ओर से जिसका नाम है पैरुलोसाइट। 1 मार्क में सिर्फ आपसे ओर का नाम पूछ सकता है, ओर का फॉर्मूला पूछ सकता है। पैरुलोसाइट ओर का नाम है, MnO2 इसका फॉर्मूला है। कैसे बनाते हैं, MnO2 को जब आप KOH के साथ फ्यूज करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम में फ्यूज करते हो, तो ये क्या बना देता है, पोटेशियम मैंगनेट बना देता है, K2MnO4 बना देता है। अब इस K2MnO4 का अगर आप इसमें एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो, उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ये मैंगनेट पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, MnO2 बाहर निकल जाता है और 2H2O एज अ बाई प्रोडक्ट। जो ये मैग्नेट होता है, ये बेटा जो मैग्नेट है वो ग्रीन कलर का आयन होता है, और जो पर मैग्नेट है जिसे हम यूज करते हैं लैब में वो आपको पता है पर्पल कलर का आयन होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो MnO4 नेगेटिव और MnO4-2 दोनों की स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल है। जो मैग्नेट आयन है वो ग्रीन कलर का है, पर मैग्नेट पर्पल कलर का है, P4 पर मैग्नेट, P4 पर्पल, आप ऐसे याद कर सकते हो। जो आपका मैग्नेट आयन है वो पैरामैग्नेटिक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो ये पर मैग्नेट है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है इसका। लेकिन मैम वो नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। कलर कैसे शो कर रहा है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ कलर शो नहीं होता। जैसे कि K2Cr2O7 में लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, वैसे यहाँ पर भी चार्ज ट्रांसफर की वजह से ही ये आपको पर्पल कलर का
दिखाई देता है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो जो अगर K2MnO4 को अगर आप हीट करते हो तो ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट टूट जाता है पोटेशियम मैग्नेट में, MnO2 में और ऑक्सीजन में। अगर रिडक्शन किया जाए परमैग्नेट का, क्यों हमने क्या कहा था, परमैग्नेट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का तो रिडक्शन होगा ना इसका। तो इसका रिडक्शन 3 तरीके से हो सकता है। ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके MnO4-2 में यानी कि मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर MnO2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन लेकर Mn+2 में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर n फैक्टर 1, 3, 5 रिस्पेक्टिवली आ जाएंगे इन इक्वेशन के। याद क्या रखना है बेटा आपको, अगर आपको कहा है कि एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो आपको ये थर्ड वाली इक्वेशन यूज करनी है जिसमें n फैक्टर 5 है। और अगर कह रहा है कि एल्कलाइन मीडियम में यूज कर रहा है, न्यूट्रल जो फेंटली एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में यूज कर रहा है तो आपको n फैक्टर 3 वाली रिएक्शन यूज करनी। ये तो मेन रिएक्शन हो गई। और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर I नेगेटिव I2 में, आयरन +2+3 में, ऑक्सिलेट CO2 में, H2S में, सल्फाइड सल्फेट में और नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फेंटली एल्कलाइन में I नेगेटिव आयोडेट में, Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यूजेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेयर्स रिएजेंट की तरह काम करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, जो परमैंगनेट की जो टाइट्रेशन होती है वो HCl की प्रेजेंस में नहीं की जाती क्योंकि HCl को ये ऑक्सीडाइज कर देता है क्लोरीन में। तो यहाँ तक हमने बात कर ली डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बात करेंगे F ब्लॉक यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की। हेलो, हाँ जी, अब बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट हो गए, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट से भी अंदर वाले, है ना, समझ रहे हो ये बात। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे थे वो डी सब शेल में एंटर कर रहे थे। यहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वो एफ सब शेल में करता है। इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं इनको हम, और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ में भी, इन वाले एलिमेंट में भी एफ एफ ट्रांजिशन होता है, जैसे वहाँ डी डी ट्रांजिशन होता था। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सब शेल और ये 2 सीरीज बनाते हैं। जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें नीचे की तरफ आप देखते हो 2 हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है जिनको हम कहते हैं एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड सीरीज। वो दोनों सीरीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वो दोनों सीरीज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सीरीज हैं। जो लेंथेनाइड सीरीज होती है इसमें रेयर अर्थ मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो एक्टिनाइड सीरीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेंथेनाइड सीरीज हमारी 57 लेंथेनम के बाद की सीरीज है। जैसे हमने डी ब्लॉक का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, जब आपने वहाँ एलिमेंट पढ़े थे तो वहाँ देखा था 57 लेंथेनम के बाद 58 सीरियम आता है। 58 सीरियम से 71 ल्यूटीशियम तक के जो ये 14 एलिमेंट हैं ये कहलाते हैं आपके 4F सीरीज एलिमेंट या फिर लेंथेनाइड एलिमेंट्स। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है जेनॉन 4F 1 to 14। जनरल कॉन्फ़िगरेशन बेटा हर बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है, किसी ना किसी बोर्ड में पूछ लेगा आपसे, कंपटीशन में पूछ लेगा। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको SPDF चारों के याद रखना है। तो लेंथेनाइड सीरीज का अगर हम बात करें तो 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, 6S2। दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेंगे, 4F में एंटर करेंगे, इसीलिए हम इसको 4F सीरीज कह रहे हैं। ये हमारा आउटर शेल, ये हमारा इनर शेल, ये हमारा इनर मोस्ट शेल, या फिर हम कहें ये आउटर शेल, ये पेनल्टीमेट शेल, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इन एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ये जो मेटल होते हैं सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल होते हैं, और यहाँ पर ओवरऑल डिक्रीज होती है एटॉमिक रेडियाई विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। वो क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, 4F में जा रहे हैं। 4F में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और आपको पता है कि F ऑर्बिटल की, F की जो शील्डिंग होती है वो सबसे पुअर होती है बेटा, सबसे पुअर होती है। सबसे अच्छी S की होती है, देन P, D की पुअर, F की सबसे पुअर। तो यहाँ की जो शील्डिंग है वो बहुत अच्छी ना होने की वजह से, इनएफेक्टिव होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो उसी को हम कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही होती है।
जो लेंथेनाइड आयंस होते हैं वो कलर्ड होते हैं सॉलिड स्टेट में भी और अपने एक्वस सॉल्यूशन में भी, क्योंकि ये शो करते हैं एफ एफ ट्रांजिशन। एफ एफ ट्रांजिशन यहाँ पर होगा, ध्यान रखेंगे एफ एफ ट्रांजिशन वहीं होगा जहाँ एफ ऑर्बिटल इनकम्प्लीट हो, जहाँ पर एफ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। उन एलिमेंट्स में, उन इनर मोस्ट एलिमेंट में, उन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में ही एफ एफ ट्रांजिशन होगा। लेंथेनम +3, यहाँ पर F में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ल्यूटीशियम +3, 4F14 है, यहाँ पर सारे फील्ड हैं F के, तो ये कलरलेस होते हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं, बाकी सारे आपके कलर्ड होंगे। अगर मैं बात करूँ इनकी मैग्नेटिक नेचर की, तो लेंथेनम +3, सीरियम +4, क्योंकि जिनके अंदर F में 0 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके अंदर F में 14 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो, जिनके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन हो, वो तो डायमैग्नेटिक है। बाकी सब में क्या होंगे, बाकी सबकी नेचर क्या होगी, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसे होंगे नेचर में, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक होंगे। और मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का तरीका आपको आता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, n × n+2 का √, वेर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो F सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पर n पे रखोगे आप और मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो इनका जो मेन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, लेकिन +3 के अलावा भी कुछ एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। जैसे जो सीरियम है वो +4 की स्टेट में होता है। क्यों? क्योंकि सीरियम +4 बनाते ही F क्या हो जाता है, F खाली हो जाता है, बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो सीरियम +4, टर्बियम +4 की कंडीशन में ज़्यादा अच्छा स्टेबल होता है क्योंकि F में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये +4 शो करता है। समेरियम +2 शो करता है, यूरोपियम +2 शो करता है, इट्रीबियम +2 शो करता है, 4F14 हो जाता है, इट्रीबियम भी +2 शो करता है। तो ये जो 3-4 मैंने यहाँ पर आपको आयन लिखे हैं ना ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इनको याद करेंगे, पूछता है एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आते। ऑक्सीडेशन स्टेट पर पूछ लेता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर पे पूछ लेता है, कलर पे पूछ लेता है, तो ये याद करेंगे। सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सीरियम +4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सीरियम +4 में F खाली हो गया तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, अपने आप रिड्यूस हो सकता है। और समेरियम +2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज +3 इज मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन लेंथेनाइड। ये याद रखेंगे कि लेंथेनाइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है। अब अगर केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो जो ये लेंथेनाइड्स हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करके बेटा कार्बाइड बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, Ln2O3, वेयर Ln इज लेंथेनाइड एलिमेंट। सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएंगे, Ln2S3 टाइप का। नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगे, LnN टाइप का। वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, LnOH का होल थ्राइस, Ln देखो +3 स्टेट में है ना। हेलोजन के साथ हैलाइड बनाएंगे, +3 स्टेट में LnX3 टाइप का। और अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पर मिलती है। तो दीज आर द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। मिश मेटल, ये एक मिश मेटल क्या है, एक अलॉय होता है। वो कैसे बनता है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स यहाँ पर 90 to 95% लेंथेनाइड के साथ 5% आयरन और कुछ ट्रेसेस में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो मिश मेटल क्या है, अलॉय है, लेंथेनाइड एलिमेंट्स का अलॉय है। और ये यूज कहाँ होता है, बुलेट्स, शेल, ये जो लाइटर के फ्लिंट होते हैं उनको बनाने के काम में आती है। अब बात करते हैं एक्टिनॉइड एलिमेंट्स की। एक्टिनॉइड एलिमेंट्स क्या है, ये 5F सीरीज है, लेंथेनाइड के नीचे प्रेजेंट होती है, 5F सीरीज है एक्टिनॉइड। कहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि ये एक्टीनियम के बाद शुरू होते हैं, 89 एक्टीनियम के बाद, इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा, एक्टिनॉइड रखा। स्टार्ट हुए 90 थोरियम से, 103 लॉरेंशियम। 14 एलिमेंट हैं, 5F सीरीज एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है और जनरल कॉन्फ़िगरेशन है इनका रेडॉन 5F1 to 14, 6D0 to 2 और 7S2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन 5F में एंटर करेगा, इसीलिए इसको हम 5F सीरीज कहते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, सिल्वरी वाइट मेटल। और यहाँ पर भी आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बिकॉज ऑफ एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड्स में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, एक्टिनाइड्स में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमने बात की डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट की। आई होप आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी दूर होगी और वन शॉट में हो गया होगा आपका डी और एफ ब्लॉक का रिवीजन।
पढ़ते रहिए बेटा, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।